हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और इसमें हम लोग एनसीईआरटी की क्लास कंटेंट को डिस्कस करते हैं और एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस बुक को डिकोड कर रहे हैं। इस सीरीज में अभी यही चल रहा है ना, और चैप्टर नंबर 5 है और ये 5 का पार्ट 5 है। 5 है ना। जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करें, इससे पहले 4 पार्ट इसका कवर करवाया गया है, तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट में वो बाकी सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी आप देख सकते हैं। और चूंकि ये लंबा चैप्टर है तो इसको कई पार्ट्स में मैं बांट के कवर करवा रहा हूं। और 5वें भाग में आपके लिए क्या है अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, इस चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट कृपया कर लीजिए। कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन ऑन कर दीजिए। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है जी। आज क्या बात करने वाले हैं, पिछली क्लास में हम क्या बात कर रहे थे? देखा जाए तो पिछली क्लास में हम लोग बॉडी फ्लूइड यानी शरीर के द्रव के बारे में बात कर रहे थे। बेसिकली ह्यूमन ब्लड के बारे में बात कर रहे थे। ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त, और इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, पहला ये हमने पढ़ लिया। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा है। अच्छा, बॉडी फ्लूइड में क्या कोई अन्य फ्लूइड भी है? जैसे ह्यूमन ब्लड को गाइड करने वाला, ह्यूमन ब्लड को कैरी करने वाला सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, परिसंचरी तंत्र जिसको हम कहते हैं सीएस। तो क्या और भी कोई बॉडी फ्लूइड होता है और उससे संबंधित कोई सिस्टम बॉडी में काम करता है? देखो, दूसरा फ्लूइड भी है बॉडी के अंदर, और इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं लिम्फ। ये भी एक द्रव है, इसको हिंदी में लसिका कहा जाता है। और इसके लिए भी बॉडी में एक सिस्टम काम करता है जिसको लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, लिम्फ सिस्टम कहते हैं। ये एक तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम आईएस, इन दोनों का सब सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। अब आप कहेंगे कि ये लिम्फ लिक्विड या ये द्रव कहां से आया, ये क्या है और इसका क्या सिस्टम है? देखो, ये लिम्फ जो है ना, जिसे हम लसिका द्रव कहते हैं, ये एक तरीके से ब्लड से ही आया है, ब्लड का ही भाग है। बस फर्क ये है कि ये प्लाज्मा जैसा है, मतलब इसमें ब्लड सेल्स नहीं होते। तो आप जैसे समझो प्लाज्मा प्लस प्रोटीन और कुछ अन्य कंटेंट, मतलब प्रोटीन ब्लड जैसा नहीं होता है, लेस प्रोटीन होता है, तो प्लाज्मा जैसा ये किस्सा है। और ये लीकेज ब्लड है एक तरीके से। लिम्फेटिक्स जो लिम्फ होता है ना, एक लीक ब्लड है। कैसे लीक करता है? जैसे सिंपल समझो आप कि ये हार्ट है, आप जानते हैं हार्ट का काम होता है शरीर के अलग अलग हिस्सों में ब्लड को पंप करना। तो ये जो आर्टरी है ना, इसको हम धमनी कहते हैं, बोलो हाँ। इस धमनी से बहुत सारी धमनियां अलग अलग अंगों को ब्लड सप्लाई करती है ना, किडनी लिवर ब्रेन सबको सब ब्लड सप्लाई करती है। तो धमनी जो ब्लड को भेज रही है, ये पाइप धमनियों के बाद ये आर्टरीज जो होते हैं ना, जैसे ये धमनी है तो ये पतली पतली आर्टरीज से एक एक पार्ट तक ब्लड को भेजने का प्रबंध करता है। धमनियां आगे बाद में आर्टरीज में बिखर जाती है, ठीक बात। तो आर्टरीज पतली पतली महीन नलिकाएं होती है, बाल जैसी पतली नलिकाएं, और वो एक एक पार्ट तक ब्लड को ले जाती है। तो जब किसी पतली महीन पार्ट से ब्लड का फ्लो होता है, और वो भी ज्यादा प्रेशर के साथ, ज्यादा द्रव के साथ, ब्लड कैपिलरीज में जब ज्यादा फोर्स के साथ ब्लड फ्लो होता है ना, तो कैपिलरीज से कुछ ब्लड के कंटेंट लीक होते रहते हैं। देखो यहां देखो, ये देख रहे हो, ये कैपिलरीज है। तो यहां से ना, इन पाइप से ना कुछ कुछ ब्लड, मतलब प्लाज्मा वाला हिस्सा लीक हो रहा है। और ये जो लीक ब्लड है ना, इसको लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ को हम ब्लड नहीं कह सकते क्योंकि ब्लड जैसा इसमें आरबीसी सेल नहीं होता है, बट प्लाज्मा तो है, प्रोटीन लेस प्रोटीन है, लेकिन ये सब चीजें हैं। तो एक तरीके से ब्लड के कैपिलरीज में प्रवाह के दौरान ज्यादा फोर्स से जब ब्लड फ्लो होता है ना, तो वही कैपिलरीज पाइप से थोड़ा लीक हो जाता है। और ये जब लीक होता है तो इसका ये मतलब नहीं कि बॉडी से एकदम बाहर चला जाता है। देखो, अगर लीक हो रहा है तो इसका पूरा एक मैनेजमेंट होना चाहिए, नहीं तो
एक एक ऑर्गन तक ब्लड जा रहा है और वहां पे लीक के दौरान ब्लड मतलब उसके पानी का कंटेंट अगर बाहर आ जाए या प्लाज्मा का कंटेंट बाहर आ जाए और उसकी पूरी मैनेजमेंट की व्यवस्था बॉडी में ना हो तो बॉडी सर्वाइव कैसे करेगी। तो चलो यहाँ पे लिम्फ लीक हुआ, लेकिन जैसे लिम्फ लीक होता है मतलब बाहर निकला ये लिम्फ, तो ये अब पतले पतले जो लिम्फ कैपिलरीज होते हैं ना उसमें जाते हैं और ये लिम्फ कैपिलरीज वापस एक मेन पाइप से जुड़ जाता है और ये जो आपको ये दिख रहा है ना ये एक तरीके से पाइप है और इसमें अब लिम्फ जा रहा है और ये लिम्फ जो फ्लूइड है ये वापस ब्लड सर्कुलेशन में यानी वेन में पहुंच गया, शिरा में पहुंच गया और जैसे ही ये लिम्फ शिरा में पहुंचा तो ये ब्लड का हिस्सा बन गया क्योंकि अब ये वापस हार्ट में जाएगा, तो टेंशन नहीं है, ये वापस सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूरा एक मैनेजमेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी फ्लूइड में अगर ब्लड है तो ब्लड से लीकेज वाला फ्लूइड लिम्फ भी है और लिम्फ जो कैपिलरीज से लीक होता है वो लिम्फ कैपिलरीज से होते हुए लिम्फ वेसल्स में जाता है और लार्जर वेन में चला जाता है और फिर ये वेन का हिस्सा बन जाता है यानी ब्लड सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। इस तरीके से सिस्टम काम करता है। लेकिन अगर नेचर ने ये काम दिया है, ये सिस्टम दिया है, तो लिम्फ को कुछ काम दे दिया है। अब जब लिम्फ का पूरा एक व्यवस्था है बॉडी में, तो इस लिम्फ की पूरी एक कार्य प्रणाली दे दी गई, इससे एक सिस्टम बन गया है ना, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं और ये लिम्फेटिक सिस्टम कुछ काम को कैरी करता है। अब आप पहली चीज तो आप ये देख सकते हैं कि चलो मान लो लीक हुआ, हाई प्रेशर से कैपिलरी से ब्लड लीक हो गया या ये जो भी फ्लूइड लीक हो गया, उसको आप रोक नहीं सकते, वो हो गया। तो नेचर ने क्या किया, उस लीक फ्लूइड को शरीर से बाहर नहीं जाने दिया, उसके लिए एक सिस्टम डिजाइन कर दिया और ये लीक फ्लूइड को ये लिम्फेटिक सिस्टम ही है जो वापस ब्लड में लाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला काम जो इस पूरे सिस्टम का है वो ये कि रक्त में लिम्फ द्रव को वापस लाना, यानी एलएस लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना, ये लिम्फेटिक सिस्टम जो लिम्फ फ्लूइड लीकेज हुआ है उसको वापस ब्लड में ले आता है। कैसे? लिम्फ एक फ्लूइड के रूप में, द्रव के रूप में लीक हुआ आया, ये फिर लिम्फ कैपिलरीज में गया यानी कि लसिका केशिका में गया, यहां से लसिका वाहिका में गया, लसिका वाहिका में गया और फिर ये शिरा में चला गया और शिरा में जाने के बाद इसको अल्टीमेटली कहां जाना है, हार्ट में जाना है क्योंकि सर्कुलेशन का हिस्सा बन गया। ये देखो ना, ये वाला ये वेन में यहां पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं बॉडी के सिस्टम ही घूमता रहता है, बॉडी के अंदर ही घूमता रहता है। तो पहली चीज इसके सिस्टम का काम क्या है कि जो लिम्फ आया है उसको वापस ब्लड में ले जाना, लिम्फेटिक सिस्टम का काम। और जब लिम्फ, जैसे मान लो यहां से ये लिम्फ इस वेन में जा रहा है, इस वेन में जा रहा है और ये वेन हार्ट में वापस ब्लड को ला रहा है, ठीक है। तो जब लिम्फ आता है ना, मूव करता है ना, इसका पूरा एक सिस्टम है बॉडी में, तो अपने साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, खास करके जो वसा है, फैट, इंटेस्टाइन से फैट को ऑब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट करना, आंत में अवशोषित वसाओं को शरीर के अलग अलग भागों में पहुंचाने का काम इसका हो जाता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक और चीज आप यहाँ पे देखोगे, ये देखो, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, ये लिम्फ पाइप के थ्रू चलो वेन तक पहुंचता है, लेकिन बीच बीच में कई जगहों पे गांठ होती है, लिम्फ नोड जिसको कहते हैं, देख रहे हो ये लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड, इसमें जब लिम्फ पहुंचता है ना, तो इस लिम्फ में या इस लसिका में जो भी जर्म्स, बैक्टीरिया या माइक्रोब्स होते हैं ना, ये यहाँ पे इसको जब लाता है ना, तो ये लिम्फ नोड उसको कूट देता है, मार देता है। तो एक तरीके से बेकार बीमारी पैदा करने वाले माइक्रोब्स को खत्म करने का भी एक सिस्टम यहाँ पे काम करता है। लिम्फ नोड हमारे बॉडी में यहाँ पे कई जगहों पे 500 से भी ज्यादा लिम्फ नोड होते हैं, इसका पूरा एक सिस्टम है। ये देखो, ये अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, इसकी बात तो हम पहले कर चुके हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का केस आप जानते हो। इसी के पैरेलल एक लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करता है। ये लिम्फेटिक सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करता है, जो लिम्फ निकला यहाँ से, ये लिम्फ कैपिलरी से होते हुए पाइप में और फिर लिम्फ नोड या इस पाइप से होते हुए ये फाइनली वेन में पहुंच जाता है।
तो इसका भी पूरा सिस्टम है। और जहां जहां लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड बैक्टीरिया जर्म्स को किल करता है, खत्म करता है। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी के लिए भी काम करता है। तो पहला काम हो गया लिम्फेटिक सिस्टम का, कि जो लिम्फ आया है, एक्स्ट्रा लिक्विड जो निकल गया, उसको वापस ब्लड में ले जाना। दूसरा, फैट या कुछ न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना। और तीसरा, लिम्फ नोड की सहायता से जर्म्स बैक्टीरिया को मार के खत्म करके एक तरीके से हेल्दी इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करना, इम्यूनिटी के लिए काम करता है। तो इसीलिए लिम्फेटिक सिस्टम को ना हम सब सिस्टम कहते हैं। किसका? एक सर्कुलेटरी सिस्टम का सब सिस्टम और दूसरा इम्यूनिटी सिस्टम का सब सिस्टम। और इसका पैटर्न आपके सामने है। बाकी अभी आपने ये सारा देख लिया। और लिम्फ क्या है? ये एक तरीके का बॉडी फ्लूइड ही है, जिसमें प्लाज्मा है, ब्लड जैसा ही होता है, लेकिन ब्लड की तरह आरबीसी नहीं होता है। प्लाज्मा है और प्रोटीन भी है, लेकिन ब्लड जितना प्रोटीन नहीं है, सम प्रोटीन है, बट नो आरबीसी या नो सेल्स, सेल्स नहीं होते, ऐसे हम कह सकते हैं। और लीकेज फ्लूइड है ये। तो ये है लिम्फेटिक सिस्टम। कुछ काम इसका होता है। अब ये कैसे काम करता है, इस फ्लो को देखना है तो आप देखो, लिम्फ फ्लो इनटू नोड्स थ्रू नैरो वेसल्स। तो लिम्फ नोड में पहुंचता है और ये है लिम्फ नोड, ठीक है ना। अलग अलग लिम्फ नोड है ना, ये यहां से लिम्फ नोड में पहुंचा, ठीक है। और यहां से फिर लिम्फ फ्लो आउट ऑफ नोड थ्रू द वाइट वेसल्स, यहां से फिर आउट हो जाता है और इसको कहां जाना है, वेन में जाना है। तो ये सिस्टम चलता है। लेकिन यहां जब नोड में पहुंचता है ना, तो यहां कुटाई होती है, किसकी? बैक्टीरिया जर्म्स की। तो इम्यूनिटी इसी से बना रहता है। तो देख रहे हो क्या लिखा है, डेंसली पैक्ड बी एंड टी सेल्स, मैक्रोफेज एंड प्लाज्मा सेल्स, यहां पे कुटाई होती है, बैक्टीरिया वगैरह को मारा जाता है ना। तो लिम्फ नोड में अगर लिम्फ पहुंचा तो यहाँ पे एक और अच्छा काम होगा, ठीक है, अच्छा काम है। तो इस तरीके से ये भी एक फ्लूइड है। तो बहुत ज्यादा इसके बारे में आपको आपके बुक में जानकारी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर जो जो मेन मेन चीजें हैं 10th लेवल के हिसाब से वो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। लीकेज फ्लूइड है, प्लाज्मा जैसा होता है, थोड़ा सा लेस प्रोटीन होता है लिम्फ में। और लिम्फेटिक सिस्टम एक पैरेलल सिस्टम के तहत बॉडी में काम करता है। और अल्टीमेटली वो जो लिम्फ निकला हुआ है कैपिलरीज से, जो लीकेज हुआ है फ्लूइड, उसको वापस ब्लड में ले जाने का काम लिम्फेटिक सिस्टम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कुछ न्यूट्रिएंट्स और हाथ से अब्सॉर्ब फैट को बॉडी के अलग अलग पार्टों में भेजता है। इसके अलावा कुटाई करता है ये लिम्फेटिक सिस्टम, किसके? जर्म्स के, बैक्टीरिया के, ताकि ये हमारी इम्यूनिटी को सपोर्ट करता रहे, ठीक है ना। सो यही चीज यहाँ पे है कि एक अन्य प्रकार का द्रव है लिम्फ, जो वहन में, ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। इसे लसिका या फ्लूइड टिश्यू कहते हैं। लसिका भी एक तरीके का फ्लूइड है, मतलब लिम्फ की बात हो रही है, ठीक है ना। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित, जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये ब्लड है और ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू टारगेट तक पहुंच रहा है। तो कैपिलरीज जैसे पाइप से ब्लड जब दबाव के साथ जाता है ना, तो वहीं से कुछ लीक हो जाता है, इसी को लिम्फ कहते हैं। तो केशिकाओं या कैपिलरीज की दीवार में उपस्थित छोटे छोटे पोर्स या छेद द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर की कुछ कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतर कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। तो यहां से जो लीकेज वाला फ्लूइड है ना, इसमें आरबीसी नहीं होता, लेकिन प्लाज्मा वाला हिस्सा है और उसमें प्रोटीन वगैरह भी होता है, उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत होता है। तो ये वैसे ही निर्माण करता है। तो यही चीज मैंने आपको पहले बताया कि लिम्फ क्या है, कहां से आता है। और कोई बात नहीं, जो लीकेज हुआ है वो वापस ब्लड में चला जाएगा, इसके लिए पूरा एक सिस्टम है, तो टेंशन लेने का नहीं है। यह ब्लड के प्लाज्मा की तरह है, यानी लिम्फ क्या है, एक प्लाज्मा जैसा है, सिमिलर टू प्लाज्मा, बट कलरलेस होता है, ये रंगहीन होता है और इसमें प्रोटीन कम होता है। इसीलिए एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड है लिम्फ, लेकिन प्लाज्मा माइनस सम प्रोटीन। तो प्लाज्मा में जितना प्रोटीन होता है ना, उतना प्रोटीन यहाँ नहीं होता, लेकिन लेस प्रोटीन होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक है, कि अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। और लिम्फ इंटरसेलुलर जो गैप होते हैं ना, वहां से लिम्फ कैपिलरीज में चला जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिम्फ निकला, तो इसमें जो गैप होता है ना, ये कैपिलरीज के थ्रू इसमें चला गया, इस पाइप में, और यही पाइप आगे बड़े पाइप में जुड़ जाते हैं। कैपिलरीज जो है ना, आपस में मिलकर के एक बड़ा वेसल बनाता है, इसको लिम्फ वेसल्स कहते हैं, एलवी। और ये लिम्फ वेसल्स कहां जाके खुलता है, तो भाई साहब ये जाके खुलता है वेन्स में, वेन्स। और ये वेन्स क्या करता है, वेन्स में जैसे ही लिम्फ आ गया, यानी वो ब्लड का हिस्सा हो गया। अब ये ब्लड
इम्प्योर ब्लड जो है ये हार्ट में जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम तो हमने अभी देख ही लिया है। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई। मुझे लगता है ये पॉइंट समझ में आ गया, कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। अब उसके साथ साथ ये करता क्या है, पचा हुआ तथा छोटी आंत द्वारा अवशोषित फैट, इसका ट्रांसपोर्टेशन लिम्फ द्वारा होता है। इसके अतिरिक्त जो तरल को मतलब जो लीक हुआ है फ्लूइड, उसको ये वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में लिम्फेटिक सिस्टम ले जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता, जैसे मान लो ये लिम्फेटिक सिस्टम है, तभी तो ये फ्लूइड कहीं ना कहीं वापस वेन में आ जाता है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो फिर तो मुश्किल हो जाता है, मैनेज मुश्किल हो जाता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम के अपने कार्य है, और बाकी ये लिम्फ नोड कुटाई करता है बैक्टीरिया जर्म्स की, ये बात तो आप जानते। तो 3 बड़े काम हो गए, एक लीकेज फ्लूइड को वापस ब्लड में लाना, दूसरा फैट का ट्रांसपोर्टेशन या कुछ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा तीसरा इम्यूनिटी के लिए काम करना। तो इससे ज्यादा आपको क्या पढ़ना है, दैट इज द केस, बस। तो ये लिम्फ है, इतना ही आपके बुक में। अब आ जाते हैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ, जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, पादपों में परिवहन। इसका क्या मतलब है? देखो, परिवहन की बात हो रही है ना, तो प्लांट के बारे में भी तो बात करेंगे ना। अब प्लांट में हमारी तरह ब्लड तो नहीं होता है वैसे, बट प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, ये कैसे होता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन किसका? पहला सवाल है कि किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जवाब होगा जल। परिवहन किसका पादप में? पानी प्लस मिनरल्स, खनिज, लवण जिसको कहते हैं, इसका भी तो मूवमेंट चाहिए ना, और प्लस उसके साथ साथ फूड, भोजन। इन तीनों चीजों का, फूड में बहुत सारी चीजें आ जाती है ना, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गए तो प्रोटीन, एमिनो एसिड्स, ये सब भी आ जाते हैं। तो इन सब का परिवहन होता है। तो किसका परिवहन होता है प्लांट में, ये तो जवाब हमें मिल गया। अब सवाल उठता है कैसे। देखिए, इसके लिए प्लांट में ना टिश्यू मौजूद होते हैं। आपको स्क्रीन पे टिश्यू का नाम दिख रहा है, बट मैं ऐसे आपको बता दूं कि प्लांट के अंदर पानी, मिनरल्स या भोजन जैसे पदार्थों को एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने के लिए कुछ प्लांट टिश्यूज का डिजाइन होता है। इसको हम कहते हैं प्लांट वेस्कुलर टिश्यूज। क्या बोलते हैं? पादप संवहनीय उत्तक। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक उत्तक को हम कहते हैं जाइलम, बोलो यस, और दूसरे को हम कहते हैं फ्लोएम। हिंदी में भी यही नाम लिखो, जाइलम चलेगा और फ्लोएम चलेगा, ये 2 उत्तक है। और ये प्लांट के वो टिश्यू है जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? जटिल उत्तक कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसका अपना कॉन्सेप्ट है। जटिल उत्तक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट टाइप्स के सेल से बने होते हैं। आमतौर पर एक जो टिश्यू होता है ना, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बनते हैं, उसको सिंपल टिश्यू कहते हैं। लेकिन इसमें जाइलम की बात करो या फिर फ्लोएम की बात करो, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के जो टिश्यू बनता है ना, उसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। तो ये प्लांट में जाइलम फ्लोएम ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू के एग्जांपल है, और ये वेस्कुलर टिश्यू संवहन के लिए उत्तरदायी। अगर इसमें से जाइलम की बात करें, तो जाइलम जिस चीज का ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में करता है, उसमें एक है पानी। पानी और पानी के साथ डिजोल्व जो मिनरल होगा, ये जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि मान लो ये सॉइल है, मिट्टी है। अब मिट्टी में जो पानी है वो रूट तक पहुंचा। कहां पहुंचा? रूट। कैसे पहुंचा वो छोड़ दो, उसकी बात नहीं कर रहा। अभी रूट में जो पानी है ना, यही रूट से पानी ऊपर पत्तियों तक जा रहा है। फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत पड़ती है ना, तो ये पानी जो रूट से ऊपर पत्तियों तक जाता है ना, और पानी अगर जाएगा तो उसके साथ साथ मिनरल्स भी जा सकते हैं। ये जिस टिश्यू के माध्यम से जाता है, हम उसे कहते हैं जाइलम। यानी जाइलम का काम क्या है? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड मिनरल्स। आप देख लो, लाइक दिस, पत्तियों तक ले जाता है।
और फोटोसिंथेसिस में पानी की जरूरत होती है। लेकिन चलो यहां से रूट से ऊपर पत्तियों तक पानी पहुंच गया, लेकिन फूड की अगर बात करें, जैसे पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के बाद भोजन बनता है ना, ग्लूकोज वगैरह बनता है। तो अब भोजन मान लो यहां बना, लेकिन भोजन जो बना है एक जगह पे, अब रूट में भी भोजन आना चाहिए, अलग अलग पार्ट्स में भी भोजन आना चाहिए एनर्जी के लिए। पानी तो पहुंच गया, लेकिन भोजन जो पत्तियों में बना है वो अब यहां से यहां कैसे आएगा, या एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाएगा। तो उसके लिए एक दूसरे टिश्यू का डिजाइन है यहाँ पे, उसको फ्लोएम टिश्यू कहते हैं। तो फ्लोएम किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? फूड का, भोजन का। ठीक है ना। तो दोनों में बुनियादी अंतर यही है, दोनों कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, लेकिन जाइलम पानी मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और एक और बात आप यहीं पे समझ लो कि जाइलम को ये काम करने के लिए ना, मतलब अगेंस्ट द ग्रेविटी रूट से ऊपर पत्तियों तक पानी ले जा रहे हैं ना, सिंपल प्रोसेस ये होता है, नो एटीपी नीडेड, एनर्जी नहीं चाहिए इसके लिए, इसको पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है। लेकिन इस काम के लिए फ्लोएम जो भोजन को एक पार्ट से दूसरे भाग तक ले जाता है ना, उसके लिए एटीपी एनर्जी नीडेड। इसीलिए इस मूवमेंट को एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन कहा जाता है, एक्टिव बोला जाता है, जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये मोटा मोटी पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो पहली बात, वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन रूट से ऊपर पत्तियों तक जाइलम के जरिए, और भोजन का ट्रांसपोर्टेशन पत्तियों से स्टेम तक या पत्तियों से रूट तक ये फ्लोएम के जरिए होता है। अब दोनों में कुछ अंतर भी है, एक पॉइंट तो दो पॉइंट तो आपने यहाँ पे समझ लिया। फिलहाल ये मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आई, लेकिन कुछ और बातों को डिकोड करते हैं, जैसे बुक में क्या क्या बातें लिखी है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे सरल यौगिक लेते हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ चुके हैं ना। और पत्तियों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, तो उसके लिए CO2 लिया जाता है, फिर H2O लिया जाता है, ये रूट से ऊपर पत्तियों तक जाता है, और फिर उसके बाद ग्लूकोज बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है पत्तियों में, या क्लोरोफिल जहां पे होता है, ये होता है, ये पहले ही हम जानते हैं, वी नो दैट। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पादप शरीर के निर्माण के लिए, प्लांट बॉडी के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। बहुत सारी सामग्री चाहिए ना प्लांट को, जैसे पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे खनिज लवणों के लिए इसकी जरूरत होती है। तो मिट्टी सबसे निकटतम और प्रचुरतम स्रोत है, मिट्टी में ये सब मिनरल होते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड तो चलो बाहर से आ गया, पत्तियों ने ले लिया, पानी पहुंच गया, लेकिन पानी के साथ साथ मिनरल भी तो पहुंचा, वो कहां से पहुंचा, मिट्टी से रूट में, और रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचा। तो मिट्टी में ये पानी भी है और मिट्टी में खनिज भी है, तो और मिट्टी में प्लांट भी है। तो इसके लिए क्या चाहिए, मिट्टी तो एक तरीके से सिंक है जिसमें सारा चीज है, प्लांट को ये चाहिए, लेकिन इसके लिए सिस्टम कैसे काम करता है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण, यानी पानी का या मिनरल का अवशोषण रूट्स द्वारा जरूरी है। और क्यों जरूरी है, क्योंकि रूट मिट्टी के सीधे संपर्क में रहता है। तो देखा जाए तो दो बातें यहां पे कही जा रही है। एक बात तो ये कि सॉइल में बहुत सारे पानी और मिनरल के कंटेंट है, सॉइल से रूट में जाता है, क्योंकि रूट और सॉइल सीधे संपर्क में, और रूट से ऊपर आगे पत्तियों तक जाएंगे, ये कहानी। ठीक है ना। यदि मिट्टी के संपर्क वाले अंगों, मतलब मिट्टी से जो अंग प्लांट में बहुत सारे पार्ट है ना, पत्ती है, स्टेम है, रूट है, तो आमतौर पर मिट्टी के संपर्क वाले रूट ज्यादा कॉमन है, हम जानते हैं। ऑल्दो मिट्टी के संपर्क में स्टेम भी हो सकता है, बट जनरल यदि मिट्टी के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है, यानी कि रूट और पत्तियों में मान लो दूरी कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। अगर बहुत कम दूरी है तो नॉर्मली डिफ्यूजन प्रोसेस से कंटेंट एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है। लेकिन अगर प्लांट का डिजाइन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाए और रूट्स और पत्तियों में बहुत ज्यादा गैप हो जाए, तो इस डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा ना, है ना। यदि पादप के बॉडी डिजाइन में, अभी कल्पना मतलब डिजाइन, परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए
डिफ्यूजन प्रोसेस पर्याप्त नहीं होगा, ऐसे में एक वेल सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की आवश्यकता होगी. अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज देयरफॉर essential in such situations, and that's how some tissues are very very important. ठीक है ना. और यहां पे जाइलम फ्लोएम की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है. ठीक है. नॉर्मली अगर ज्यादा दूरी नहीं होता तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ये काम हो जाता है. और डिफ्यूजन सिंपल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. जैसे आप देखो ये एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, तो आप मान लो कि ये पानी है और ये मिनरल्स है. ठीक है ना. क्लियर है. तो यहां ये कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सिंपली हायर से लोअर की तरफ ऐसे मूवमेंट हो रहा है. लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है ना. अगर गैप ज्यादा है तो फिर उसके लिए दूसरा सिस्टम काम करना होगा, और उसके लिए पूरा एक सोफिस्टिकेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट में जरूरी है. और उसी की बात तो शुरू में मैं कर रहा था, जाइलम फ्लोएम की कहानी उसी से तो संबंधित है. विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है. एज यू नो दैट एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिजाइन. किसी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, किसी को कम. अब जैसे पादप की बात कर ले तो पादप में हमारी तरह पादप दौड़ भाग नहीं सकता है, हमारी तरह यहां से वहां नहीं जा सकता है, मैराथन में भाग नहीं ले सकता है ना. तो प्लांट को हमारी जितनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती. पादप में प्रचलन नहीं करते हैं पादप. और प्लांट का जो शरीर होता है ना, उसका एक बड़ा अनुपात अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं से बना होता है. मतलब प्लांट में बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं. तो इसलिए प्लांट के बॉडी डिजाइन ये हमें सजेस्ट करता है कि इसको कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, बट होती तो है. इसके परिणाम स्वरूप हम कह सकते हैं कि पादपों को कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि पादप हमारी तरह ऐसे दौड़ भाग नहीं करता है, मूवमेंट नहीं होता है, यहां से वहां नहीं भागता है. हम तो 5-5, 10-10 किलोमीटर भाग सकते हैं, प्लांट नहीं कर सकता है. उसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से. प्लांट के अंदर बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं, तो प्लांट को एनर्जी नीड कम होती है. तो यही बात यहां पे लिखे कि इसके परिणाम स्वरूप प्लांट को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते हैं. जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकते हैं. लंबे लंबे प्लांट्स में दूरी काफी ज्यादा हो सकती है ना. और पादप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली दो चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है. एक तो पत्तियों से फूड को, ग्लूकोज सुक्रोज जो भी है, भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ को कहां पहुंचाता है. पादप परिवहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करता है. ये दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं द्वारा निर्मित होता है. ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. ये अभी किसकी तरफ ये ले जा रहे हैं, ये जाइलम और फ्लोएम की तरफ ले जा रहे हैं. यानी इसके लिए अभी तक जाइलम फ्लोएम का जिक्र भी नहीं है, मैं जबकि शुरू में ही आपको बता चुका हूं. तो ये सब समझने में अभी कोई दिक्कत नहीं है. तो इसके लिए पूरा कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन सिस्टम जो प्लांट में है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उसमें ये दोनों टिश्यू जाइलम और फ्लोएम रोल प्ले करता है. एक जाइलम है जो मिट्टी से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक ले जाता है, और दूसरा फ्लोएम है जो पत्तियों से फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट है उसको अन्य भाग तक पहुंचाता है, मे बी स्टेम तक या फिर रूट्स तक पहुंचाएगा. तो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. तो इतनी सारी चीजों को प्लांट में इस तरीके से समझाया गया आपके बुक के हिसाब से. अब पर्टिकुलरली इसकी बात कर ले. पहले सब दो चीज है, एक तो हमें जाइलम के बारे में और दूसरा फ्लोएम के बारे में पढ़ना है. हमने देखा कि जाइलम में किस चीज का मूवमेंट होता है. जाइलम जल और मिनरल्स को पत्तियों तक ले जाता है. और हमने देखा ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल है. पैसिव क्यों भाई साहब, नो एनर्जी इज नीडेड. तो पहले इसी की बात कर लेते हैं. जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर एक जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाते. मतलब जाइलम मैंने बोला था ना कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, बहुत सारे सिस्टम मिल करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है. इन जाइलम टिश्यू वेसेल्स, ट्रेकॉइड्स, ये सब जाइलम के पार्ट है. ट्रेकॉइड्स ऑफ द रूट्स,
stem and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducted channel reaching all parts of the plants। यानी कि ये जो बहुत सारी चीजों से मिलकर के, जैसे मान लो ये ऐसे है जाइलम में, ये सब डिजाइन है ना, ये सब आगे एक 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 सिंगल नली जैसी संरचना में कन्वर्ट हो जाता है और यही पानी को या मिनरल को आगे ले जाता है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और पानी को कहां से ले जाता है पत्तियों तक? जड़ों से। तो सबसे पहले जड़ों में पानी कहां से आता है? ये तो आपको पता है, जड़ों में पानी आता है मिट्टी से, क्योंकि जड़ों की कोशिकाएं मिट्टी के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं। कहां से? ये देखो, ये रूट्स है ना, और आप ऐसे समझो ये मिट्टी है, तो मिट्टी में पानी भी है और आयंस भी है। तो यहां का आयंस रूट में पहुंचता है। मिट्टी में जो आयंस होते हैं ना, मिनरल्स, ये यहां पहुंचता है। और जब मिट्टी का आयन अगर मान लो प्लांट के रूट में पहुंचने लगेगा, रूट के सेल में पहुंचने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आयन का डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है ना। आयंस का जब डिफरेंस क्रिएट होता है तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए पानी इधर से इधर की तरफ मूव करने लगता है, ठीक है ना। मतलब मिट्टी से पानी रूट की तरफ मूव करने लगता है। तो यही बात लिखा हुआ है, एट द रूट्स सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, आयंस ले रहा है मिट्टी से, एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। यानी मिट्टी के आयंस और रूट के आयंस में फर्क आ जाता है, क्योंकि अब देख रहे हो ये आयंस इसमें चला जा रहा है। तो मान लो एक पार्ट में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया और दूसरे पार्ट में आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम, तो नेचर क्या कहता है? बैलेंस होना चाहिए। अब मान लो आयंस इधर ज्यादा आ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या होना चाहिए? अब आयन ज्यादा आ गया ना, कोई बात नहीं, जो यहां पानी है ना, पानी भेज दो यहां पे। तो अगर जैसे चीनी है और पानी है और चीनी ज्यादा हो गया, ठीक है ना, मीठा ज्यादा हो गया, तो उसमें से आप चीनी तो घुल गया तो चीनी निकाल नहीं सकते, लेकिन ज्यादा पानी मिलाकर के आप बैलेंस कर सकते हो। तो नेचर भी यही करता है कि मिट्टी के आयंस अगर इसमें चला गया और गैप क्रिएट हो गया, इधर आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और इधर कम, तो इसको संतुलित करने के लिए पानी अब इधर से इधर भागने लगता है रूट्स की तरफ। यही तो चाहिए। तो देख रहे हो ये पानी यहां से यहां पहुंचने लगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, परासरण कहते हैं। रूट से मतलब मिट्टी से रूट तक पानी का पहुंचना, दिस इज ऑस्मोसिस। ये एक पॉइंट में कह रहा हूं। और जब रूट में पानी पहुंच गया तो अब बाकी का काम कौन करेगा भाई साहब? ये जाइलम जो है ये पानी को अब खींच के ले जाएगा। और आपको ये भी याद रखना है कि जाइलम के जरिए जो पानी ऊपर तक पहुंचता है, फिजिक्स में इसको ऑस्मोसिस नहीं बोलते, इसको कैपिलैरिटी बोलते हैं, केशिकत्व कहते हैं। देखो दो बातें मैं बोल रहा हूं, जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं यहीं पे डाल के खत्म कर रहा हूं। मिट्टी से रूट तक पानी पहुंचना, पहले तो मिट्टी के आयंस रूट में पहुंच रहे हैं जिससे एक गैप क्रिएट हो जाता है, मिट्टी और रूट्स के सेल में आयंस का गैप, और उसी गैप की वजह से बैलेंस करने के लिए पानी रूट तक पहुंचने लगता है ताकि संतुलन बना रहे। और बस यही चाहिए। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, यानी मिट्टी से रूट तक पानी का पहुंचना। हो गया, ठीक है। अब रूट से ऊपर पत्तियों तक जो पानी जाता है जाइलम के जरिए, उसको फिजिक्स में कैपिलैरिटी कहते हैं। ठीक वैसे है जैसे मिट्टी तेल होता है ना, मिट्टी तेल में बत्ती डालते हैं ना, और बत्ती के जरिए मिट्टी तेल ऊपर चढ़ता रहता है पतली पतली नलियों के जरिए, और लैल्टेन जलता है, दिए जलते हैं, वो भी कैपिलैरिटी है, ये भी कैपिलैरिटी है। तो ये बात यहां पे लिखी है। अब देखते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट मुझे और दिख रहा है या सब कुछ वही है जो मैंने बताया। हाँ, ये देखो लिखा हुआ है कि इस अंतर को समाप्त करने के लिए मिट्टी से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। एनसीईआरटी की यही खासियत है, एक लाइन में ये लिख देते हैं और उस एक लाइन में इतने सारे निचोड़ है ना, उसको समझाने में 5-10 मिनट टाइम लग जाता है। ये एनसीईआरटी की खासियत है, ये नोट्स ही है एक तरीके से एनसीईआरटी। बहुत बढ़िया, तो समझ में आ गया मिट्टी से क्यों गया रूट में पानी।
ठीक है ना। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में चला जाता है, रूट के जाइलम में गया और यहां से फिर आगे जाएगा और एक कॉलम का निर्माण करता है और फिर ये आगे की तरफ इसको जाना है। ठीक बात। आपको पता है ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया इसको क्या बोलते हैं? रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर मतलब ये देखो, ये रूट है और ये सॉइल है। तो सॉइल से जो पानी जिस भी कारण से ऑयल मतलब आयन कॉन्सेंट्रेशन में गैप के कारण ये जो पानी यहां पे पहुंचा है ना, तो अब इस पाइप के अंदर अगर पानी पहुंच रहा है, तेजी से पहुंच रहा है, फ्लो बन रहा है, क्योंकि आयंस का गैप हुआ, क्योंकि आयंस को पहले ही रूट एयर ने अब्सॉर्ब कर लिया था, ले लिया था, तो अब उसको बैलेंस करने के लिए पानी जा रहा है। तो पानी अगर पाइप में जा रहा है तो कम से कम एक दबाव तो बनेगा। एक पाइप में पानी का फ्लो बना रहेगा तभी तो प्रेशर बनेगा और उसके कारण वो आगे की तरफ जाएगा। तो प्लांट रूट्स बिल्ड अप दिस प्रेशर, यानी रूट में ये जो दबाव बना है ना पानी का, इसी के कारण से अब ये पानी को आगे जाना होगा, ऊपर की तरफ जाना होगा। तो एक जो पानी मतलब रूट से ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, लीफ तक पहुंचता है, उसमें एक फैक्टर क्या है? आरपी, रूट प्रेशर। क्योंकि पानी आ ही रहा है और जब पानी आ रहा है तो उसको जाने के लिए आगे रास्ता चाहिए। ठीक है ना, ये तो चाहिए ही चाहिए। और जो शॉर्टर प्लांट है, ये जो रूट प्रेशर वाला फोर्स है ना, यूजुअली जो शॉर्टर छोटे प्लांट्स है ना, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम करता है। एक फैक्टर की बात कर रहा हूं कि पानी जो ऊपर पत्तियों तक पहुंच रहा है उसमें एक फैक्टर रूट प्रेशर है, और रूट प्रेशर यही है जो रूट में वो पानी का दबाव बना है। एंड इट अकर्स नॉर्मली इन द शॉर्टर प्लांट्स। प्रेशर बिल्ट इन द रूट्स ऑफ टॉल ट्रीज वॉन्ट रियली पुश द वाटर दैट फार अप। अब देखो यहां पे दो बातें समझो इसको। रूट प्रेशर ने छोटे प्लांट के लिए तो काम आसान कर दिया, लेकिन बहुत जो लंबे प्लांट है जिसका रूट यहां और पत्ती यहां है, और वहां तक पानी पहुंचने के लिए शायद एक और फैक्टर की जरूरत होगी, क्योंकि रूट प्रेशर से काम नहीं चलेगा या रूट प्रेशर उस तरीके से मदद नहीं करेगा। ठीक है ना। तो एक और फैक्टर यहां पे जरूरी है और उसको बोलते एसपी, सक्शन पुल। बड़े प्लांट के लिए खास करके बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ये सक्शन पुल? आप पढ़ चुके हो कैसे? जैसे आपको मैं ये वाला विजुअल दिखाता हूं, ये बड़े बड़े प्लांट है ना, देख रहे हैं ना, ये आपने फोटोसिंथेसिस के केस में पढ़ा होगा कि प्लांट की पत्तियों से एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन। इससे स्टोमेटल पोर्स खुलते हैं ना, तो पानी बाहर निकलता है, ये याद है ना आपको? H2O आउट होता है, वास्पोत्सर्जन इसको कहते हैं। कुछ सारे पानी आउट नहीं होते, कुछ पानी की जरूरत भी होती है प्लांट को फोटोसिंथेसिस में, लेकिन 95% पानी तो आउट ही हो जाता है। और जब ये आउट होता है ना, अब ऐसे समझो कि यहां पे पानी है, ये पाइप है, और ऐसे आप सक करके इसको खींच रहे हो, एक सक्शन पुल काम कर रहा है, तो पानी ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? ये जो पानी यहां से कहीं बाहर जा रहा है, इसके कारण एक दबाव क्रिएट होता है, इसको सक्शन पुल कहते हैं, और इस दबाव के कारण ये पानी अब ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि यहां से पानी निकल रहा है। तो ट्रांसपायरेशन की जो घटना है, इसके कारण एक सक्शन पुल क्रिएट होता है और उसके कारण भी पानी ऊपर की तरफ चलता है, खास करके जो प्लांट लंबे होते हैं उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो दो फैक्टर है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि पानी कैसे ऊपर यहां तक पहुंच सकता है, इवन रूट से। एक रूट प्रेशर और दूसरा ये सक्शन पुल। सक्शन पुल किससे आया है? तो प्लांट की पत्तियों के सरफेस से जो पानी बाहर निकलता है ना, भाप के रूप में, ट्रांसपिरेशन के रूप में, उसी के कारण एक दबाव क्रिएट होता है, सक्शन पुल, और खास करके लंबे प्लांट में काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात है, आप ये जानते हो कि दिन के समय में ना ये आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया चलती रहती है, और इसके लिए टेम्परेचर भी चाहिए। ये ट्रांसपिरेशन जो है ना, एक महत्वपूर्ण फोर्स है। सक्शन पुल एक महत्वपूर्ण फोर्स हो जाता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है, पानी निकलता रहता है और चलता रहता है।
फोर्स मतलब पानी ऊपर जाता रहता है। अब रात के समय में तो स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो वहां रात के समय में मेन गाइडिंग फोर्स क्या होता है, ये रूट प्रेशर ही पानी को ऊपर तक ले जाता है। दो बातें, दिन रात में भी अंतर है, मतलब कौन सा फोर्स मेन गाइडिंग फोर्स होगा पानी को ऊपर ले जाने के क्रम में, रूट प्रेशर या सक्शन पुल, वो डिपेंड करता है कि दिन का समय है या रात का समय है। और दूसरा प्लांट शॉर्टर है या लॉन्ग है, उस पर भी डिपेंड करता है। ये बातें देखो यहाँ पे सारी बातें लिखी है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं ना, ये जो दाब है ना, मतलब जिसको हम आरपी कहते हैं, रूट प्रेशर, ये दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। यस, छोटे प्लांट में हो सकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। तो प्लांट जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के पॉइंट तक जल पहुंचाने के लिए कोई और प्रयास करता है, और वहां पे ये एसपी आ जाता है, सक्शन पुल आ जाता है, जिसकी बात अभी मैं कर चुका हूं। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जल आपूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। मतलब वो जो स्टोमेटा खुलता है और पानी निकलता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, उसका जो लॉस हुआ है, अब उसी को भरने के लिए पानी ऊपर की तरफ जाता है, वो सक्शन पुल उसी को कहते हैं। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, सक्शन उत्पन्न करता है, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा ऊपर की तरफ खींचता है। ये सक्शन ही खींचता है, और पादप के एरियल पार्ट द्वारा जो भाप के रूप में जल की हानि होती है ना, उसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन भी हेल्प करता है, ठीक है। अतः ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल और उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपर की ओर की गति में सहायक है, अप मूवमेंट में सहायक है। सक्शन पुल एंड रूट प्रेशर दोनों आ गया। अच्छा, एक जो दिन रात वाला मैं केस कह रहा था, ये भी देखो। यह एक और बात आप समझो, सक्शन पुल एक तो पानी को ऊपर पत्तियों तक ले जाता है, ठीक है ना, इसमें ये हेल्प करता है। लेकिन ये जो ट्रांसपिरेशन की बात मैं कर रहा हूं, ट्रांसपिरेशन के कारण सक्शन पुल क्रिएट होता है, और ट्रांसपिरेशन के कारण ऊपर में पानी जाता है, ये बात सही है, लेकिन साथ ही साथ ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल है। जैसे हमारे बॉडी से पानी निकलता है ना, स्वेट, तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो वो प्लांट के साथ भी होता है। तो ये ट्रांसपिरेशन इस काम में भी मदद करता है, सक्शन पुल क्रिएट करने या फिर पानी को ऊपर ले जाने में तो मदद करता है, साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट, जल के वहन में, वाटर ट्रांसपोर्टेशन में जो रूट प्रेशर है ना, रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि रात में स्टोमेटा खुलता नहीं है, ट्रांसपायरेशन रात में उस तरीके से नहीं होता है, ठीक है ना। तो रात में रूट प्रेशर ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिन में जब स्टोमेटा खुले होते हैं ना, तो ट्रांसपिरेशन होता रहता है, और उसके कारण फिर सक्शन पुल क्रिएट होता रहता है, और फिर वो आगे बढ़ता रहता है। तो दो बातें, छोटे प्लांट में रूट प्रेशर मेन होता है, बड़े प्लांट में सक्शन पुल महत्वपूर्ण है। और दिन रात के हिसाब से देखा जाए तो दिन के समय में सक्शन पुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और रात में एक ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, वो है रूट प्रेशर, क्योंकि रात में सक्शन पुल उस तरीके से क्रिएट नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, स्टोमेटा रात में उस तरीके से नहीं खुलता है। तो दोनों बातें आपको समझ में आ गई। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो पानी की कहानी में बहुत सारी चीजें, जाइलम के जरिए पानी मिनरल ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, ठीक बात है, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाता है। दो फैक्टर यहाँ पे काम करता है, एक रूट प्रेशर, दूसरा सक्शन पुल। सक्शन पुल किसकी वजह से होता है, तो पत्तियों के सरफेस से, एरियल पार्ट से जो पानी लॉस होता है स्टोमेटल ओपनिंग के जरिए, उसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और वही लॉस पानी को रिप्लेस करने के लिए नीचे से पानी ऊपर खींचा जाता है, दिस इज समथिंग सक्शन पुल। दिन के समय में सक्शन पुल मेन ड्राइविंग फोर्स है पानी को ऊपर ले जाने के क्रम, तो रात के समय में रूट प्रेशर इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रांसपिरेशन किन किन कामों में हेल्प करता है, तो एक, पानी को खींचने में, सक्शन पुल क्रिएट करने में, प्लांट के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, ठीक वैसे जैसे पसीना हमारी बॉडी से निकलता है तो टेम्परेचर बॉडी का डाउन होता है। इसके अलावा
और क्या होता है भाई साहब? गैसों के एक्सचेंज के लिए, जैसे आप ये जानते हो ना कि अगर स्टोमेटा खुलेगा तो स्टोमेटा के ओपनिंग से पानी निकलेगा, लेकिन CO2 इन भी तो होगा, तो ये एक्सचेंज ही तो हुआ, भाप निकला, CO2 इन हुआ, तो गैस के एक्सचेंज में भी ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, अब भोजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है भाई? फ्लोएम। और आप सीधा समझ लो कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इस काम के लिए एटीपी एनर्जी जाइलम को नहीं चाहिए, फ्लोएम को चाहिए, एटीपी एनर्जी की जरूरत होती है। और ये कहा, जैसे पत्तियों में भोजन बना ना फोटोसिंथेसिस के बाद, अब ये भोजन यहां से रूट में भी जाएगा, यहां से इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो मेटाबॉलिक क्रियाओं के उत्पाद, नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, particularly photosynthesis process के जो products हैं are moved from leaves where they are formed to other parts of the plants। ये कैसे जाते हैं? आप प्रकाश संश्लेषण के जो मतलब सॉल्युबल, देखो पहली बात तो फ्लोएम के जरिए जो भोजन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाता है ना, इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण इसको कहते हैं। जाइलम के थ्रू पानी ऊपर पत्तियों तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैपिलैरिटी बोलते हैं, इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये संवहन उत्तक फ्लोएम नामक भाग द्वारा किया जाता है, ये फ्लोएम के द्वारा होता है, ये जानते हैं। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस के जरिए सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट ही नहीं, बल्कि एमिनो एसिड्स या अन्य पदार्थों का भी मूवमेंट हो सकता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। जैसे मान लो यहां फोटोसिंथेसिस बना, यहां फूड बना, अब ये जो स्टोरेज पार्ट है ना प्लांट में, स्टोरेज पार्ट रूट भी होते हैं, कुछ फलों में भी स्टोर रहता है, ये बीजों में भी रहता है, तो वहां वहां वो ले जाकर के स्टोर कर देता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों के ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नली में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशा में होता है। क्या मतलब? यानी कि जो भी भोजन एक तो फ्लोएम टिश्यू के जरिए होता है, लेकिन साथ ही साथ फ्लोएम टिश्यू से ही संबंधित एक सिस्टम है जिसमें उसके बगल का कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब, ये सब इसमें हेल्प करता है। ये इधर से इधर भी भोजन को, पोषण पदार्थ को ले जाता है, और इधर से इधर भी ले जाता है, ऊपर भी नीचे भी, ये सब चलता रहता है। देखो ये है मान लो लीफ का सेल, यहां पे कुछ प्रोडक्ट बना फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, सुक्रोज, ये देख लो, ये सुक्रोज है। अब यहां से ये किधर की तरफ जा रहा है? कंपेनियन सेल में गया, और यहां से ये फ्लोएम से ये होते होते, देख लो कॉन्सेंट्रेशन का गैप है, तो ऑब्वियसली ये इधर की तरफ जाएगा, और फिर ये एक दूसरे कंपेनियन सेल में गया, और यहां से ये पहुंच गया वहां, कहां? जहां इस भोजन को पहुंचना है, मतलब जैसे रूट में पहुंच गया, ठीक है, और रूट में ये जमा होने लगा, फूड स्टोर होने लगा। तो ये सिस्टम काम करते, इसमें जाइलम का पानी भी हेल्प करता है ना। तो आप कह सकते हैं कि सुक्रोज जैसे जो प्रोडक्ट है, सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। इस प्रोसेस के लिए एटीपी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ये बिना एनर्जी के नहीं हो सकता, ठीक है ना। यह उत्तक का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है, और यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस उत्तक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। मतलब आप यहां पे देखिए, यहां से इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, और फिर इधर, और अल्टीमेटली सिंक में पहुंच गया, रूट वाले पार्ट में पहुंच गया जहां इसको पहुंचना है, ठीक है ना। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए स्प्रिंग मौसम में जड़ व तनों के उत्तकों में भंडारित शुगर का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है, जिससे कि वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब ये भी है, जरूरत के हिसाब से ये कर देता है।
दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड। जैसे स्प्रिंग या मार्च का महीना होता है ना, उस महीने में उस दौरान शुगर जो रूट में स्टोर होता है ना, या स्टेम में कहीं स्टोर होता है, तो वहां से ट्रांसपोर्ट करके उसे कलियों तक लाना है, बट तक लाना है, ताकि फूल को खिलने में वो मदद करे। तो ये जरूरत के हिसाब से करता रहता है। इस तरीके से फ्लोएम अपना काम करता है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों की कहानी हमने समझ ली, और इस हिसाब से अगर प्रश्न बनेगा आपके सामने, तो आप इस प्रश्न का आंसर दे पाओगे? क्या है इस प्रश्न का आंसर, बताओ। ये बड़ा आसान प्रश्न है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने की जरूरत नहीं है। जाइलम पानी, मिनरल, और फ्लोएम फूड और एमिनो एसिड्स, है ना, या अन्य ग्लूकोज या एमिनो एसिड्स। तो पानी के साथ मिनरल कहीं पे दिख रहा है? नहीं। बेस्ट ऑप्शन क्या है? जल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पौधों में वाष्पोत्सर्जन के प्रकार को सही प्रकार से व्याख्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन? यानी प्लांट की पत्तियों से स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू जो पानी बाहर निकलता है भाप के रूप में, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं ना। ये सक्शन पुल क्रिएट करता है। इसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेट करने में मदद करता है, और जब स्टोमेटा खुलता है तो पानी भाप के रूप में निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी तो जाता है। तो पौधों को ठंडा करने में मदद करता है? हाँ, करता है। यह जल तथा खनिज के अवशोषण और आवंटन में सहायता करता है। इट हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू द लीव्स, हाँ, सक्शन पुल क्रिएट करके। और यह पर्यावरण के साथ गैसों के विनिमय में मदद करता है, CO2 का आना, वाटर वेपर का निकलना, तीनों में मदद करता है। तो ये डन है जी। तो कुल मिलाकर के ये पॉइंट था। ठीक है छोटा सा टॉपिक इस क्लास में, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें मेंटेन, मतलब एक एक लाइन में लिख दी गई है। मेरे हिसाब से जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो सारा मैंने बता दिया। ये पूरा साइंस है, और फिलहाल आपके लिए ये काम डन है। ठीक है। लेकिन जाने से पहले मैं क्या बोलूंगा, इस सेशन को अभी लाइक करो सभी लोग, और लाइक कर दियो तो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फेसबुक पेज जो जिसका नाम साइंस बाय सुमित सर है उससे जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाओ। ये सब करो ना करो, सेशन रेगुलर देखो। और ये 5वां पार्ट था, इसका मतलब है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट अगले क्लास में मैं करवा दूंगा, 6ठे पार्ट में कंप्लीट। और ये है उत्सर्जन, क्योंकि 1 घंटे का सेशन हो गया है, तो अब मैं ज्यादा अभी नहीं बढ़ाऊंगा। और 40-50 मिनट का सेशन ये भी है, तो अगले क्लास में करवा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 6ठे चैप्टर की तरफ हम लोग मूव करेंगे। तो अब देखोगे, शेयर करोगे, तभी तो मैं करवाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन में इस टॉपिक के साथ, उसके बाद कंप्लीट। ठीक है ना। ये चैप्टर कंप्लीट काफी बड़ा था। मैं समझता हूँ बायोलॉजी के बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही चैप्टर में डाल दिया गया, इसलिए मैंने देखा जाए तो कोई भी लेक्चर 1.5 घंटे 1.25 घंटे से कम का नहीं है। आमतौर पर एक चैप्टर 1.5 घंटे 2 घंटे में मैं खत्म करवा सकता हूँ, लेकिन इसका नहीं। इसमें 6-6 7-7 घंटे का समय लगता है, और इवन समय हो तो 12-15 घंटे भी लग सकता है। बट मैंने पूरा बता दिया, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसका एक पार्ट बाकी है, वो अगले क्लास में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय।